नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है क्लियर कट। क्या यूनुस हुकूमत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग की खुली छूट दे दी है? सबूतों के साथ आज आपको दिखाने वाला हूं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बाद क्या अब अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को भी अगवा करने वाला है? इस पर क्या है सबसे बड़ी खबर, आज आपको दिखाऊंगा। और फिर यूपी में एसआईआर की फुल स्टोरी, किसका नाम कटा, किसका नाम दिखा, कितने मतदाता कम हो गए। लेकिन शुरुआत बिग अपडेट के साथ। राजस्थान में चोरी की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। घर में चोरी करने घुसा चोर किचन के एग्जॉस्ट फैन में बने छेद में अटक गया। परिवार खाटू श्याम दर्शन करने के लिए गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि रसोई से आवाज आ रही है। किचन में जाकर परिवार ने देखा तो उनके होश उड़ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने मकानों को गिरा दिया गया है। इस दौरान कई लोगों ने खुद को ही अपने मकान तोड़ने का काम करते हुए वो दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद के भाई ने जमीनें बेची थी। दिल्ली के आदर्श नगर में मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में मेट्रो के एक असिस्टेंट इंजीनियर, उनकी पत्नी और उनकी 10 साल की मासूम बेटी भी शामिल है। हादसे के समय पूरा परिवार फ्लैट के अंदर सो रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। केदारनाथ धाम में लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई। 1 जनवरी से ही केदारनाथ धाम में बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। बर्फ गिरते ही केदारनाथ और आसपास की पूरी घाटी सफेद चादर में ढक गई है और पूरी नगरी पूरी तरीके से सफेद दिखाई दे रही है। बर्फबारी के कारण तापमान -10 डिग्री तक गिर चुका। आतंकी मुल्क पाकिस्तान से गजब की खबर आई है। एक कव्वाल को पाकिस्तानी पंजाब की पुलिस ने सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने अपने गाने में इमरान खान का नाम ले लिया था। कव्वाल पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उसने कैदी नंबर 804 नामक गीत गाया। इसी बात को लेकर कव्वाल को गिरफ्तार कर लिया। लैटिन अमेरिकी देश बोलिविया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद दंगे भड़क उठे हैं। तेल के दाम बढ़ने के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए और इसी दौरान पुलिस से झड़प हो गई उनकी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ भी किया और आगजनी भी। बांग्लादेश में हिंदू लिंचिंग को खुलकर बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या मोहम्मद यूनुस सरकार ने अब इसकी खुली छूट दे दी है? बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात क्यों बेखौफ होकर अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट कर रहा है? 24 घंटे में 2 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या और एक हिंदू विधवा के साथ उसके घर में घुसकर गैंगरेप, रिश्तेदारों की मौजूदगी में दरिंदगी। यह है बांग्लादेश से आई वो खबरें जो ये सवाल उठा रही हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को टारगेट कर इन हिंसक वारदातों पर मोहम्मद यूनुस सरकार की बेफिक्री आखिर क्यों है? कट्टरपंथी खुलकर ऐलान कर रहे हैं, थाने में बैठकर ऐलान कर रहे हैं कि हमने हिंदुओं को मारा, हिंदू अफसर को जला दिया, लेकिन यूनुस सरकार की पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है। कट्टरपंथी जमात को शाबाशी दे रही है। क्लियर कट में इसकी सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी आज आपको दिखाने वाला हूं। बताता हूं कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले कैसे अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़ देने, उन्हें दहशत में लाने का कट्टरपंथी इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है। इरादा है बांग्लादेश से हिंदुओं का खात्मा, उनकी सनातनी पहचान बदल देना। और इसके लिए कैसे बांग्लादेश चुनाव की आड़ लेकर कट्टरपंथी जमातें एक नई खौफनाक साजिश में जुट गई है। इसका चौंकाने वाला खुलासा भी आज क्लियर कट में आपको दिखाने वाला। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 3 तस्वीरें हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर ढाका के हिंदू व्यापारी शरद चक्रवर्ती मणि की है, जिन्हें कल रात राजधानी ढाका से लगे नरसिंदी जिले में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। शरद चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के 4 सिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इसी दौरान कट्टरपंथी जमात ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और सबको धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। मणि ने 19 दिसंबर को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर अल्पसंख्यक हिंदुओं से हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके को मौत की घाटी बता दिया था। दूसरी तस्वीर राणा प्रताप बैरागी की है, जो बांग्लादेश के दैनिक अखबार बीडी अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे और जेसोर जिले में आइस फैक्ट्री भी चलाते थे।
शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या से चंद घंटे पहले राणा प्रताप बैरागी को दिन दहाड़े रोड पर बुलाकर गोली मार दी गई। हमलावरों ने उन्हें पहले फैक्ट्री से बाहर आने के लिए कहा। बाहर आने पर उन्हें पास की गली में ले जाया गया और फिर उनके सिर में बेहद नजदीक से बंदूक सटाकर उन्हें गोली मार दी गई। वारदात के बाद हत्यारे आराम से वहां से निकल गए। किसी ने उनका वीडियो बनाने की हिम्मत तक नहीं की। मौके से गोलियों के 7 खोखे मिले हैं। बांग्लादेश पुलिस कह रही है कि जांच के बाद कुछ बोलेंगे, जबकि कहा जा रहा है कि हिंदू हिंसा की खबरें लिखने पर राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई। अब तीसरी तस्वीर देखिए। बांग्लादेश के कालीगंज की है यह तस्वीर, जो 44 साल की हिंदू महिला से उसके घर में घुसकर गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा, उसके बाल काट दिए। पूरी घटना का वीडियो बनाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदू महिला पर अश्लील गतिविधियों का झूठा आरोप लगाकर यह वारदात की गई। पीड़िता से उसके 2 रिश्तेदार मिलने आए हुए थे। उसका 10 साल का बेटा घर पर था। 4 आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की और सबकी मौजूदगी में विधवा हिंदू महिला से गैंगरेप किया। पीड़िता इतनी दहशत में थी कि पुलिस के पास जाने से भी वो डर रही थी। तीनों घटनाएं हिंदू आबादी में डर फैलाने की उसी पैटर्न का हिस्सा है। जिस तरह ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर 18 दिसंबर को दीपू दास की मॉब लिंचिंग की गई। वीडियो सामने आ चुका है कि बांग्लादेश की पुलिस ने कैसे दीपू दास को कट्टरपंथियों को सौंप दिया था। दीपू दास की हत्या से लेकर अब तक के 18 दिनों में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं को बेरहमी से मार डाला गया है। कहीं ईश निंदा, कहीं जबरन वसूली, कहीं देशद्रोह का झूठा आरोप। हिंदुओं को टारगेट करने के पीछे कट्टरपंथी जमात ऐसे अनेक बहाने अपने पास लेकर चल रहे हैं, गढ़ रहे हैं। जिस मयमनसिंह जिले में दीपू दास को लिंचिंग के बाद जलाया गया, वहां बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्स में तैनात ब्रिजेंद्र बिस्वास की हत्या उसी के साथी नोमान मियां ने कर दी। 31 दिसंबर को न्यू ईयर से ठीक पहले शरीयतपुर जिले में खोकन दास नाम के हिंदू कारोबारी को भीड़ ने जमकर पीटा। फिर उनके सिर पर भीड़ ने पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हिंदुओं को टारगेट करने वाली इन सारी वारदातों में बांग्लादेश की पुलिस, वहां का प्रशासन दिखावे की सिर्फ कार्रवाई कर रहा है। 18 दिन में 6 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नजरीन ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में अब यह स्थिति हो चुकी है कि कोई भी मुस्लिम किसी भी हिंदू की जान ले सकता है। वो लिखती है कि मेरा सवाल यह है कि क्या किसी हिंदू की जान लेने पर बांग्लादेश कोई मुस्लिम कभी जेल नहीं गया? क्या किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? ये वो सवाल पूछ रही है। और इन सवालों के बीच बांग्लादेश का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, आपको दिखाता हूं, जो बेहद वायरल भी है और अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के खिलाफ नई कट्टरपंथी साजिश का इशारा भी है इस वीडियो में। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव है और उससे पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात के लोग घूम घूम कर अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का डेटा जुटा रहे हैं। इस वीडियो में जो आवाज आप सुन रहे थे, ठीक से आप भले ही ना समझ पा रहे हो, लेकिन अब इस वीडियो का सच क्या है? दावा किया जा रहा है कि अंसार अल इस्लाम और हज़्ब उत तहरीर जैसे कट्टरपंथी जमातों से जुड़ी हिजाब ब्रिगेड घर घर जाकर लोगों से उनके नाम, एनआईडी यानी कि आइडेंटिटी टारगेट और फोन नंबर मांग रही है। घर में महिलाओं और बच्चों की संख्या पूछ रही है। सवाल तो यह है कि कट्टरपंथी जमात ये डाटा क्यों जुटा रहा है? क्या बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को टारगेट करने की तैयारी की जा रही है? मोहम्मद यूनुस सरकार ने कट्टरपंथी जमात को हिंदू लिंचिंग की खुली छूट दे दी है क्या? और यह दावा क्यों हो रहा है? इसका ताजा उदाहरण भी सामने आया है। यह तस्वीर बांग्लादेश के कोरीग्राम के कलेक्टर ऑफिस की है। कट्टरपंथी जमात यहां जुटकर डिप्टी कमिश्नर को धमका रही है, जो हिंदू हैं। नाम है अन्नपूर्णा देवनाथ, डिप्टी कलेक्टर हैं ये, उसको धमकाया जा रहा है। अब सोचिए कि बांग्लादेश में आम हिंदू कैसे खुद को महसूस कर रहा हो। डिप्टी कलेक्टर को उसके ऑफिस में ही घेर लिया क्योंकि वो हिंदू हैं। कट्टरपंथियों की ये भीड़ गालियां दे रही है, लिंचिंग की धमकी दे रही है और अन्नपूर्णा देवनाथ पर झूठे आरोप लगा रही है। भारत से अंदर खाने हाथ मिलाने का, हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन की मदद करने का, बांग्लादेश से गद्दारी का
अन्नपूर्णा को मिली धमकियों की तरफ से बांग्लादेश सरकार ने आंख बंद कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर के धमकाने पर ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को पकड़ा गया अभी तक। अन्नपूर्णा इसलिए कट्टरपंथी जमात के निशाने पर हैं क्योंकि फर्जी पेपर जमा करने पर उन्होंने जमात इस्लाम के नेता सालेही का नामांकन रद्द कर दिया। कट्टरपंथी इस पर भड़के हुए हैं और इन सब के बीच एक पुराना वीडियो भी है। बांग्लादेशी छात्र नेता थाने में बैठकर धमकाने वाले अंदाज में बात करते दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक कहता है, सुनाई दे रहा है उसमें कि याद रखना मैं वही हूं जिसने थाने में घुसकर हिंदू इंस्पेक्टर को आग लगा दी थी। तो यह है नया बांग्लादेश और यह है नए बांग्लादेश की ताजा तस्वीरें। मोहम्मद यूनुस सरकार एक तरफ ऐसे वायरल वीडियोस के कबूलनामे को खारिज कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदुओं की हत्या को कट्टरपंथी हिंसा की जगह सामान्य आपराधिक घटना बताकर पल्ला भी झाड़ ले रही है। इससे कट्टरपंथी जमातों का हौसला बांग्लादेश में और बढ़ रहा है, बुलंद हो रहा है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में हुए तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कम से कम 3,582 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें सिर्फ 20 घटनाओं को बांग्लादेश पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की कैटेगरी में रखा है, जबकि इसमें हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, कन्वर्जन, घर दुकान मंदिर जलाने से लेकर हिंदुओं से मारपीट और धमकाने तक की वारदातें हैं। इसलिए बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने की कट्टरपंथी वारदातों को क्यों सामान्य आपराधिक वारदात कहकर उन्हें और उनके हौसले को बुलंद किया जा रहा है, जबकि उसमें हिंदुओं से नफरत, झूठे आरोप लगाने और मजहबी तौर पर निशाना बनाने की साजिश साफ दिखाई दे रही है। सवाल यह भी है कि यूनुस सरकार ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग की खुली छूट दे दी गई है? 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने और जिस तरह से कट्टरपंथी जमात बांग्लादेश में हिंदू अफसरों से लेकर हिंदू आबादी को खुलकर निशाने पर ले रहे हैं, इसका इशारा यही है कि अगले 1.5 महीने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की कठिन परीक्षा होने वाली। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताता हूं कि क्या अमेरिका वेनेजुएला जैसा एक्शन ईरान में भी करने वाला है, मादरों की तरह, या फिर मादरों के जैसा हश्र खामनेई का भी होने वाला है। दो 2026 का पहला हफ्ता भी नहीं बीता है कि दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक उथल पुथल मच चुकी है। वेनेजुएला का तमाशा बनाने के बाद अमेरिका खुल्लम खुल्ला दादागिरी पर उतर आया है तो चीन ने ताइवान की तरफ फिर आंखें तरेड़ ली है। 4 साल बाद भी यूक्रेन की धरती रूस की मिसाइलों से दहल रही है तो हमारी सरहद से करीब 3000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। ईरान में हजारों लोग सड़कों पर हैं। बगावत की आग बड़े शहरों, कस्बों के बाद अब दूर दराज के गांवों तक फैल चुकी है और यह आग तेहरान के उन हुक्मरानों के खिलाफ है जिनकी एटमी जिद ने ईरान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग अयातुल्लाह के खिलाफ मुल्ला ईरान छोड़कर जाए और तानाशाह की मौत जैसे नारे लगा रहे हैं और इन नारों को खामोश करने के लिए खामनेई के वर्दी वाले सरेआम गोलियां दाग रहे हैं। अब तक 78 शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं। पुलिस की फायरिंग में 35 लोग मारे जा चुके हैं। 1200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। ईरान क्यों सुलग रहा है? ईरान में सत्ता के खिलाफ गुस्सा क्यों है? ईरान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? और ईरान के हालात का हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है? इन सवालों का जवाब आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल, और सवाल यह कि क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को भी अगवा करने का ऑर्डर देंगे? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंप की खामनेई से क्या खुन्नस हो सकती है? तो जान लीजिए कि ईरान को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। कैसे, ये आगे आपको बताऊंगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठाने के बाद ट्रंप साहब के तेवर सख्त हैं। कह रहे हैं कि ईरान पर तगड़ी चोट पड़ने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि वेनेजुएला का तमाशा बनाने के बाद अब ईरान का नंबर आने वाला है।
वैसे खामनेई भी कम नहीं है। अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करने की कसम खा रहे हैं। खामनेई अमेरिका और इजराइल से किस कदर खार खाए हुए हैं, उनकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने की कसम खाने वाले खामनेई का एक तगड़ा प्लान सामने आया है। ईरान में हो रहे बवाल को रोकने में नाकाम रहने पर खामनेई ईरान से फरार होने की तैयारी में है। और अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तबा समेत करीब 20 लोगों के साथ रूस फरार हो सकते हैं। अब यह जानना भी जरूरी है कि ईरान में पब्लिक सड़क पर क्यों उतरी है, क्यों खामनेई के खिलाफ बगावत बवंडर बन चुकी है। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर को हुई। उस दिन भी तेहरान की सुबह आम दिनों की तरह ही हुई थी, शांति के साथ। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते आवाम का हुजूम उमड़ने लगा। इसमें ज्यादातर दुकानदार थे। दुकानदारों ने ईरान की करेंसी रियाल की गिरती कीमत और महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते विद्रोह कई इलाकों में फैल गया। आम लोगों के साथ छात्र भी मैदान में उतर पड़े और ऐसा होना ही था। पता है क्यों? सुनिए। तो आपको सुनवाऊं, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल जानकारी आपको दे देता हूं। ईरान की करेंसी पाताल में समा चुकी है। दिसंबर में $1 की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर था। साल भर में रियाल की कीमत करीब आधी हो चुकी है, जिसमें महंगाई कई गुना बढ़ गई। खाने पीने की चीजें 72% और दवाएं 50% तक महंगी हो गई। हालात यह हो गए कि लोगों को एक वक्त की ब्रेड के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद खामनेई की हुकूमत ने 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ा दिया। बस फिर क्या था? जान पर आफत आई तो हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग उठी। आपके जहन में यह सवाल उमड़ रहा होगा कि जो ईरान दुनिया का 5वां सबसे संसाधन संपन्न देश है, उसके पास प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है और कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, वो मुल्क इस कदर कैसे बर्बाद हो गया कि खाने के लाले पड़ने लग गए? तो इसका जवाब है खामनेई की एटम बम बनाने वाली ख्वाहिश। जी हां, ईरान की बर्बादी की बड़ी वजह यही है। अब आपको समझाता हूं आसान भाषा में यह ख्वाहिश क्या है और कैसे ईरान को इसने बर्बाद किया है। दशकों पहले ईरान और अमेरिका के बीच काफी अच्छे संबंध थे। ईरान में तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था, जो अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में से एक माने जाते थे। ईरान अमेरिका से हथियार खरीदता था। वहां पर CIA की तकनीकी टीम मौजूद रहती थी, जो तब के सोवियत संघ पर नजर बनाए रखने का काम किया करती थी। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति की शुरुआत होती है। शाह मोहम्मद रजा शाह के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शहायाद चौक में जमा हो जाते हैं। लेकिन सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शाह का तख्ता पलट कर दिया गया और ईरान की सत्ता अयातुल्लाह खामनेई के हाथ में आ गई थी। 1979 में ही तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। अमेरिका के डिप्लोमेट को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और यहीं से अमेरिका और ईरान में रंजिश की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ईरान ने एटम बम बनाने की जिद पकड़ ली तो अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां उस पर लगा दी। हालांकि 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच संबंध थोड़े से बेहतर ठीक होते हुए नजर आए। दोनों के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत होने लगी थी। बदले में अमेरिका ईरान पर से प्रतिबंधों को कम करने के लिए तैयार भी हुआ। लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही संबंध फिर से खराब कर लिए। ट्रंप ने ईरान के साथ संबंध पूरी तरह तोड़ लिए हैं और अब हालात यह है कि ट्रंप ईरान का हाल भी वेनेजुएला जैसा ही करने को तैयार बैठे हुए हैं। वैसे वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास फिर भारी गोलीबारी हुई है। तो वेनेजुएला के पड़ोसी देश बोलीविया में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग लगी हुई है। महंगाई के खिलाफ पब्लिक सड़क पर है, जमकर हिंसा और आगजनी हो रही है। भाई हमारे पड़ोस में भी चीन ताइवान को हड़पने को तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद चीन को अपनी कसक पूरा करने का मौका नजर आ रहा है। मौका के तौर पर चीन इसे देख रहा है। और कहने का मतलब यह भी है कि 2026 की शुरुआत में ही दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों की कुर्सियां हिलने लगी। बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, ईरान हो या फिर वेनेजुएला, पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर हिला हुआ है। एशिया से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप, हर जगह से विकराल तस्वीरें सामने आ रही हैं।
उम्मीद है आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे, जंग का दौर खत्म हो। और क्लियर कट में अब अगली स्टोरी, यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसे लेकर सारी डिटेल, तमाम जानकारियां अब आपको दिखाऊं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो इस खबर को गौर से देखिए और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। एसआईआर के बाद यूपी में कुल कितने वोटर हैं, कितने नाम काटे गए हैं, नाम हटाए जाने की वजह क्या है, और फिर से वोटर लिस्ट में कैसे नाम आप जुड़वा सकते हैं, आपके जुड़ेंगे, ये सब आज बताने जा रहा हूं आपको। अक्टूबर में चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू किया था। इन 12 राज्यों में एक नाम उत्तर प्रदेश का भी है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यूपी में 15,44,30,000 से ज्यादा मतदाता थे और वोटर रिवीजन के दौरान घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरवाए गए थे। करीब 2 महीने की प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें क्या निकलकर सामने आया है वो आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में अब मतदाताओं की कुल संख्या 12.56 करोड़ यानी कि 12,56,00,000 है। एसआईआर के दौरान कुल 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, यानी कि यूपी में करीब 3 करोड़ वोटर अब कम हो गए हैं। वोटर के नाम क्यों हटाए गए हैं, चुनाव आयोग ने इसकी वजह भी बताई है। जैसा कि 40,23,000 वोटर मृत पाए गए, 2,17,00,000 वोटर किसी और जगह शिफ्ट हो चुके हैं, 25,47,000 मतदाता ऐसे थे जिनका नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में शामिल था। तो सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो 2,89,00,000 वोटर के नाम कट गए हैं, उनका नाम हटाया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में कुल 12,55,56,025 एसआईआर फॉर्म मिले हैं, यानी कि करीब 81.30% मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म को भरा है, जबकि 18.70% वोटर ने एसआईआर फॉर्म भरे ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गलती से किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो उसे क्या करना होगा। इसका हाल भी चुनाव आयोग ने बताया है। उन्होंने बताया कि इसका हल क्या है। 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और इसके अलावा आप अपने बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, जाकर मिल सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा नाम कट गया है, अब दोबारा कैसे मेरा नाम आएगा, कैसे जुड़ेगा, बताइए। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्लियर कट में आज इतना ही।